दोस्तों, हमने बायोलॉजी के चैप्टर 2 में व्हीट टेकर के 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था, जिसमें कि हम 5 किंगडम्स पढ़े थे ऑर्गेनिजम्स के। फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन हमने डिटेल में डिस्कस किया केवल 3 को। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। बाकी दो को हमने छोड़ दिया था, कहा था कि सेपरेट अलग अलग चैप्टर्स में उनको पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला जो है प्लांट किंगडम, आज हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। और प्लांट किंगडम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स: एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आप देख सक रहे हैं कि कुछ ऐसे यहाँ पे फिगर्स है, डायग्राम्स है, जो कि इन ग्रुप्स के प्लांट्स के हैं। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। और मैं हूँ आपका मेंटर आरके सर। चलते हैं आज की क्लास में डिटेल स्टडी करने के लिए। तो शुरू करते हैं प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो जानना जरूरी है। तो मेनली इसमें जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल वाले ही होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल एक ही किंगडम में पाया जाता है। वो कौन सा है ये आपको याद कर लेना होगा, मोनेरा में। बाकी 4 जितने किंगडम है, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया या फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, सब में यूकैरियोटिक सेल होते हैं इसेंशियली। तो प्लांट किंगडम में भी यूकैरियोटिक सेल होंगे। तो फिर डिफरेंस बाकी 4 से कैसे हुए? तो 2 और बातें मैं कहूंगा। एक तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल देता है। ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर है। ठीक है, उसी से आप जानते हो लीव्स ग्रीन कलर होते हैं। कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, स्टेम भी ग्रीन कलर होता है। उसके साथ साथ इनका सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल तो आप कह सकते हो कि फंजाई में भी था। तो फंजाई के सेल वॉल में और प्लांट के सेल वॉल में अंतर है। फंजाई के सेल वॉल में क्या था? तो काइटिन था एंड पॉलीसेकेराइड से बना हुआ था, जबकि जो प्लांट का सेल वॉल है वो आपका सेलुलोज से बना होगा। तो ये मेन चीज है इसका। और इसमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे, है जो, और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर यानी सेल मिलेगा। तो ये 3 बातें जो है प्लांट्स के लिए बेसिकली लागू होता है। अब प्लांट्स क्या, चूंकि ग्रीन प्लांट्स है तो उनके पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल के सहारे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या सारे के सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं? जैसे कि हमने वी टेकर के जब डिवीजन ऑफ किंगडम किया था उसमें हमने लिख दिया था यूकैरियोटिक। तो क्या यूकैरियोटिक के अलावा, सॉरी यूकैरियोटिक रॉन्ग कह रहा हूं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी खुद का खाना बनाना। तो क्या प्लांट भी कभी क्या दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए? तो देखिए, पूरी तरह से सब एक दो प्लांट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फूड तो अपना बनाते हैं, लेकिन है ना, फूड बनाते भी होंगे लेकिन उनके पास प्रोटीन की कमी हो सकती है, हो जाए तो उसको पूरी करने के लिए वो एक दूसरा मेथड अपनाते हैं। तब उसको हम क्या कहेंगे? उसको हेटरोट्रॉप कहेंगे। तो उस तरह के आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होंगे हेटरोट्रॉप्स में आ जाते हैं। पार्शियली होते हैं, लेकिन पूरी तरह से ही हेटरोट्रॉप नहीं होता है। समझे, ये पूरी तरह से हेटरोट्रॉप नहीं होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है आपके लैडर वॉट या वेनस फ्लाई ट्रैप। एक्चुअली वेनस फ्लाई ट्रैप जो होता है, ऐसे पिक्चर शेप उसका ऐसे शक्ल होता है, ऐसे फ्लैप जैसे होता है। कोई इंसेक्ट आगे बैठता है, धप से ऐसे दबा देता है, वो घुटन से मर जाता है, उसको वो एक तरह से और खा जाता है। उसके बाद में गला के उसको, उसके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिजोल्व कर देता है। उसी तरह से कस्क्यूटा है, ये दूसरे प्लांट्स के ब्रांचेस पर ग्रो करता है। तो ये भी, ये 2 तरह के हैं आपके, जो कि या पार्शियली हेटरोट्रॉपिक है। पूरा पूरी जो होता है प्लांट्स किंगडम के मेंबर्स हेटरोट्रॉपिक नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो है पार्शियल हेटरोट्रॉपिक होता है। पार्शियल में भी आपका जो है एक है इंसेक्टिवोरस, जो खाना तो बनाते हैं लेकिन प्रोटीन लेने के लिए कुछ इंसेक्ट्स को खाते हैं, बटरफ्लाई को खाते हैं, तो वह है ब्लैडरवॉट एंड वेनस्ट्राई। पैरासाइट फॉर्म में आपका कस्क्यूटा है। उसके बाद देखिए, एक चीज हम देख रहे हैं प्लांट्स में, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अब देखिए, सेल्स 2 टाइप के होते हैं। सेल्स, अब हम पढ़ेंगे जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक जो होता है उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल, और दूसरा कहते हैं डिप्लॉइड सेल। अब इसको हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड को डिटेल करेंगे थोड़ा और, लेकिन अभी तत्काल में समझिए 2 टाइप के होते हैं। हैप्लॉइड को हम लोग कहते हैं, एक्चुअली हैप्लॉइड जो होता है उसको हम लोग गैमेटोफाइटिक सेल कहते हैं,
और डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड जो होता है उसको हम स्पोरोफाइटिक कहते हैं, ठीक है ना। तो स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक दो तरह के सेल्स होते हैं। अब लोअर आप पढ़ेंगे जो डिविजन हमने देखा, बहुत सारा देखा ना, 5 डिविजन देखा, एल्गे, उसको ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, और सबसे हाईएस्ट फॉर्म में हमने एंजियोस्पर्म्स को देखा। तो ये लोअर फॉर्म से जब हायर फॉर्म्स में के प्लांट्स को पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि कहीं कहीं आप देखोगे स्पोरोफाइटिक जो बॉडी है ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ये बहुत ही कम स्पैन के लिए आता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। और उल्टा हो सकता है नेक्स्ट में कि ऐसा हो सकता है गैमेटोफाइटिक ज़्यादा, जैसे इनिशियली एक्चुअली गैमेटोफाइटिक ही ज़्यादा स्पैन में रहता है और स्पोरोफाइटिक कम स्पैन के लिए रहता है, और धीरे 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 जैसे एडवांस स्टेज में आते हैं यानी एंजियोस्पर्म तक आते आते ये लोग स्पोरोफाइटिक ज़्यादा हो जाते हैं। माने इनका लाइफ साइकिल जो होता है, जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री अगर लाइफ साइकिल मानते हैं तो मान लीजिए ये एक हिस्सा हो गया, इसको मान लीजिए आप स्पोरोफाइटिक मान लेते हैं, स्पोरोफाइटिक, और इस हिस्से को आप गैमेटोफाइटिक मान लेते हैं। तो इस तरह से इसको कहेंगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इस जनरेशन से इस जनरेशन में जाना, इस जनरेशन से इस जनरेशन में जाना। तो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, मतलब जनरेशन एक होगा स्पोरोफाइटिक जनरेशन, दूसरा होगा आपका गैमेटोफाइटिक जनरेशन, और एक दूसरे से दूसरे में जाना, फिर दूसरे से एक यहाँ पहले में आना, ऐसे चलता रहता है साइकिल। तो ये साइकिल हम पढ़ेंगे, अलग अलग जो ग्रुप्स पढ़े हम, एल्गे, फिर से मैं बोल रहा हूँ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, ये जो स्पैन है ये छोटा बड़ा होता रहे, ये बड़ा होता जाएगा, समझिए स्पैरोफाइट, स्पोरोफाइट बड़ा होता जाएगा, गैमेटोफाइट छोटा होता जाएगा, ऐसे ही समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये था आपका, इस फेनोमेनन को कहते हैं हम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसको मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि ये एक्चुअली ये आपका बुक का ही पॉइंट है, मैं इसे रीड कर रहा हूँ। तो लिख रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, इसके दो फेजेस हैं, एक फेज दो फेज, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से ये क्या करते हैं, तालमेल करते हैं, एक ये यहाँ से आ गया तो यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसे। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड, लेंथ जो है ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस, एंड वेदर दिस फेसेस आर फ्री लिविंग, कभी कभी क्या होता है कि कुछ फेजेस यहाँ पे फ्री होते हैं, कभी कभी नहीं हो भी होते हैं, हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, या फिर डिपेंडेंट ऑन अदर्स होंगे, ईच अदर मतलब द अदर वन हो सकता है। तो ये वैरिंग अमॉन्ग डिफरेंट, ये वैरी करता है अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हम बताए 5 ग्रुप्स ऑफ प्लांट, उसमें ये वैरी करता है कि किसका हैप्लॉइड का फेज कितना बड़ा है, डिप्लॉइड का फेज कितना बड़ा है, ये फेज का जो लेंथ है, मैं देखा यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ, छोटा सा स्पोरोफाइट लिख दिया था, स्पोरोफाइट लिख दिया था, बड़ा सा मैंने गैमेटोफाइट लिख, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्पोरोफाइट यहाँ से यहाँ तक, ये वाला स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइटिक है, और ये हिस्सा छोटा सा हिस्सा गैमेटोफाइटिक है, गैमेटोफाइटिक है, तो ऐसा भी हो सकता है फाइटिक। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा स्पोरोफाइटिक छोटा होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा, ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल भी हो सकते हैं किसी ग्रुप में, एक दूसरे के सहारे रहता है या इंडिपेंडेंट ऑन दी अदर होता है, ऐसा भी हो सकता है, या इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर भी हो सकता है। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे, 5 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, उन पांचों में ये जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का जो फंडा है, यानी कि अल्टरेशन ज्यादा किसमें ज्यादा है, कौन डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट, ये चेंज होंगे, इसलिए यहाँ पर सामूहिक रूप से मैं समझा दे रहा हूँ कि यही कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यहाँ पे, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इसको कहते हैं। ये एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये फर्स्ट स्लाइड, ये चैप्टर 3 का ही एक तरह से हिस्सा है। एक्चुअली चैप्टर 3 में प्लांट एंड एनिमल पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन एक एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के हिसाब से दे दिया ताकि 5 किंगडम्स खत्म कर दिए जाए। अब क्या होता है कि उस समय पढ़ाने में क्या होता है कि बच्चे इतना ही पढ़ने के लिए अलग से प्लांट पढ़ेंगे, अलग से एनिमल्स पढ़ेंगे, तो नहीं अच्छा से होता पढ़ाई, इसलिए हम छोड़ देते हैं जनरली लेक्चर्स में, और फंजाई तक पढ़ाने के बाद में हम लोग
वायरस और वायरस प्रायंस और लाइकेंस पे चले आते हैं। और इसको इस एक स्लाइड में मैंने प्रीवियस चैप्टर का हिस्सा आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग रियल जो चैप्टर 3 का हिस्सा है वो पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है कि पहले प्लान जो थे, प्लान किंगडम जो बना था, तो कैसे बना था वो तो जानेंगे हम लोग। तो क्लासिफिकेशन जो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से बना था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब बता दूं, देखिए आर्टिफिशियली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल, खाली एंड्रोशियम देख लिया हमने, बस एंड्रोशियम और मॉर्फोलॉजी के फ्लावर्स में एंड्रोशियम होता है, बाकी एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स है उसी से उसको देखकर हम कहते हैं कि हाँ चलो ये प्लांट है या कुछ और है। इसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये ओल्ड सिस्टम, लिनस के टाइम का सिस्टम है। इसमें खामी क्या थी, देखिए कहाँ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है उसको क्या इन्होंने कह दिया ब्लू ग्रीन एल्गे कर दिया। तो कहाँ बैक्टीरिया के लोगों को बैक्टीरिया से अलग करके कहाँ कर दिया गया, प्लांट में ला दिया गया। तो सेपरेट किया गया ना क्लोजली रिलेटेड जैसे ऑर्गेनिजम्स है। तो क्या कहा जा रहा है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज, इसमें क्या क्या लेते हैं, हैबिट उसका, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, ऐसे देखकर हम लोग कहते हैं कि ये इस क्लास में पड़ेगा, इस ग्रुप में पड़ेगा, इस किंगडम में पड़ेगा। और ये मेनली बेस्ड होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर या फिर एंड्रोशियम जो है स्ट्रक्चर उसके ऊपर। ये देखिए लिनेस जब क्लासिफाई कर रहे थे इसी सेंस में कर रहे थे। अब जो है हम लोग चले आए नेचुरल क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें हमने क्या किया, तो हमने केवल मॉर्फोलॉजी नहीं देखा, अब इंटरनल एनाटॉमी में चले गए हम, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देखने लगे। तो 5 किंगडम सिस्टम आ गया। तो उसमें देखा गया कि नहीं ये ग्रीन है इसलिए ग्रीनिश है, लीव्स जैसा दिखने में है इसलिए इसको हम प्लांट पे रखे नहीं, ये लेकिन यूनिसेलुलर है, कौन, साइनोबैक्टीरिया, इसको अलग करो। तो ये अब एनाटॉमी पर चलाया, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स इंटरनल जितने हैं सब चीज देखने लगे लोग, और चेक करके फिर उनको क्लासिफिकेशन किया गया, देखा गया। पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन उसी बेसिस पर किया जिसे जॉन बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने, जोसेफ डाल्टन हुकर और जॉर्ज बेंथम, इन्होंने केवल क्लास, याद रखिएगा पूरे प्लांट किंगडम का नहीं, फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन इन्होंने इस सेंस में किया कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से, कि इसमें उसमें क्या क्या उसके जितने नेचुरल एफिनिटीज थे उनके बीच में क्या क्या एक दूसरे से लगाव होने के कारण क्या थे, जैसे एक्सटर्नल फीचर्स हैं, सिमिलैरिटीज इसको कहते हैं, या इंटरनल भी फीचर्स लिया गया। इंटरनल फीचर्स में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, भीतर के स्ट्रक्चर देखो, जैसे एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रायोलॉजी हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारे देखकर उन्होंने क्लासिफाई किया फ्लावरिंग प्लांट्स क्या, कि क्यों फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे, कौन किया, याद रखिएगा जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। अब जो लेटेस्ट जो है प्रेजेंट सिस्टम जो है ऑफ क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक। फाइलो बार बार मैं समझा रहा हूँ, फाइलो मतलब होता है इवोल्यूशनरी कैरेक्टर। इवोल्यूशनरी कैरेक्टर क्या होता है, अरे हम इवॉल्व किए हैं ना, तो हम जैसे चीज थोड़ा सा बदलाव और इवॉल्व भी किया हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे तो रहते होमो सैपियंस के कोई तो, और उस कहने मतलब कि स्पीशीज के मैंने कहने मतलब जीनस के अंडर में, होमो के अंदर में सैपियंस ही केवल है, बाकी लोग हैं नहीं, कंपेयर करना दिक्कत हो जाती। लेकिन चले जाते हैं हम ले लेते हैं दूसरा, ले लेते हैं जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, पढ़े थे ना। तो ये जो लायन है, ये एक अंडर में, एक इसके अंडर में आते हैं, जीनस के अंडर में आते हैं। इनमें इवॉल्व तो किए हैं लेकिन ये एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व किए, ठीक है। तो ये कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व किए हैं, तो इनका सिमिलैरिटीज हम लोग थोड़ा सा स्पीशीज में अलग देख रहे हैं, लेकिन वो एक ही जीनस के अंडर में रखे जाते हैं। तो उनकी इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स देख रहे हैं, इनके एंसेस्टर सेम है। तो उसी तरह से हमारे और किसी और के एंसेस्टर और हायर लेवल पर जाएंगे, अगर सेम मिलता है तो हम कंपेयर करेंगे और उस तरह से उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लगाकर वेरियस ऑर्गेनिज्म का उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। ये नया सिस्टम है। अब इसमें क्या है, दिस assumes that organism belonging to the same taxa have a common ancestor। तो अगर सेम टैक्सा के अंदर, जैसे हमने कहा कि ये सभी एक ही जीनस के अंडर में आते हैं, कौन, टाइगर, लायन या लेपर्ड, तो ये जो
जीनस है उसके एंसिस्टर कॉमन हो गए, मैंने ऊपर जाएंगे तो कॉमन हो गया ना एंसिस्टर, तीनों का एंसिस्टर जाकर जीनस में कॉमन हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कॉमन टैक्स, सेम टैक्स अगर मिलता है तो वो कॉमन एंसिस्टर वाला होता है। यही होता है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि हम कह सकते हैं प्रेजेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है। अब जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो तो अब था नहीं, है प्रेजेंट। उसमें एक बात बार बार हम कह रहे हैं क्या कि इवोल्यूशनरी मतलब देखते हैं कैरेक्टर और देखते हैं कि किन किन चीजों का एक कॉमन एंसेस्टर निकल के आता है। एक पर्टिकुलर टैक्स का, एक पर्टिकुलर ग्रुप का कॉमन एंसेस्टर अगर सेम है तो ये सारे एक ही ग्रुप में माने जाएंगे, ठीक है, इसका अगर एंसेस्टर कॉमन हो गया तो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये करने के लिए एक चीज चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब अब जैसे मान लीजिए कोई चीज मर जाता है लाखों साल, मिलियन ईयर, लेकिन वो ना सेडिमेंट होकर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है रहता है एम्बेडेड। साइंटिस्ट उसको क्या करते हैं, उसको परखते हैं, ईयर पता लगाते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप कैसे हुआ है। जैसे डायनासोर हम नहीं देखे हैं, देखे हैं क्या डायनासोर? हाँ देखे, जुरासिक पार्क मूवी में देखा हमने, जुरासिक वर्ल्ड देखा, हाँ देखा हमने वो लेकिन वो डायनासोर रियल डायनासोर नहीं थे, वो कंप्यूटर मेड यानी कि एनिमेटेड डायनासोर है। रियल डायनासोर हमने देखा नहीं है, तो इमेजिन कैसे कर लेते हैं कि डायनासोर ऐसे होते हैं। फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल्स के शेप को और किस तरह के वो स्ट्रक्चर के होते थे, वो सारा चीज हमको मिला है, उसके सहारे हम पता लगा लेते हैं कि इस तरह का कोई एंसेस्टर था हमारे आगे, था इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे। अब ये समस्या तो हो सकती है कि हम किसी ग्रुप का अगर कॉमन एंसेस्टर खो जाए तो वो एंसेस्टर का फॉसिल ही अभी हमको नहीं मिला है। हो सकता है कहीं ऐसा जगह है कि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, साइंटिस्ट अभी तक नहीं पहुंचे, बायोलॉजिस्ट नहीं पहुंचे, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में कैसे देखेंगे ये दोनों सिमिलर चीज है कि नहीं, या सेम ग्रुप में रखे जा सकते हैं कि नहीं? तो अभी हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है हमारे पास में, हमारे पास टेस्टिंग लैब्स है, उनका सहारा लेते हैं। जैसे देखिए एक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की हेल्प लेते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि हर कैरेक्टर का एक एक जो देखते हैं, 5 फिंगर्स है इंसान का, ठीक है, तो 5 फिंगर, 5 5 10 डिजिट्स हो गया। 10 डिजिट्स हम लोग यूज नहीं करते हैं फॉर वॉकिंग, 10 डिजिट्स हम यूज करते हैं उसमें से, ठीक है। अब ऐसे करके कैरेक्टर्स 1 नंबर कैरेक्टर में दे दिया, किसी का देखा 4 फिंगर होता है तो उसको हम 2 नंबर कैरेक्टर में दे दिए, और कुछ कलर्स में दे दिया, हेड्स के बारे में एक कैरेक्टर के लिए नंबर दे दिया, ऐसे हजारों नंबर्स के हिसाब से कैरेक्टर्स असाइन कर दिए। अब इन हजारों नंबर्स के पास अब एक इंडिविजुअल को ले रहे हैं, उस कैरेक्टर में मैच कर रहे हैं कि कौन सा हो रहा है, इसके पास कितने 10 डिजिट्स है, एक पाम एक हाथ में 5 डिजिट है, टोटल इसके पास 20 डिजिट्स है पैर के लेके, ऐसे काउंट करते हैं और मैच करते हैं। तो कंप्यूटर तो बहुत इजीली कर देगा ना, आप जितना भी दे दो, हजारों कैरेक्टर्स लिख दो, उसमें से जिसका मैच करेगा बोले हाँ ये सेम है, ये सेम है, ये अलग है। तो उस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का हेल्प लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं किसमें, कैरेक्टर्स को कंप्यूटर से नंबर एंड कोड्स के सहारे। और ईच कैरेक्टर को यहाँ पे लेकिन इक्वल वेटेज दी जाती है, इंपॉर्टेंस क्यों, हम फिंगर्स की बात कर रहे हैं, हम हेयर की बात कर रहे हैं, हम स्किन की बात कर रहे हैं, हम शेप की बात कर रहे हैं, हम हाइट की बात कर रहे हैं, हर चीज की बात कर रहे हैं। हर कैरेक्टर को मिलके मिलाना देखना पड़ता है, तब जाकर एक एवरेज कैरेक्टर आता है। तो इस सारे के सारे ईच कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस इक्वल दिया जाता है, और एक टाइम में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को एक साथ में हम कंसीडर करके इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, क्यों कंप्यूटर करता है, हम तो करते नहीं। कंप्यूटर मैच करता है, हो जाता है, बोले हाँ भैया ये दोनों एक है, नहीं नहीं ये दोनों एक नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। कंप्यूटर यस नो में देता है आंसर, या कभी कभी टू मच प्रोबेबल एक ऑप्शन रखा हुआ है, टू मच प्रोबेबल 50% से ऊपर या 60% अगर मिल रहा है तो उसको कह दिया कि प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी में लिख देता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें कंप्यूटर आपको आंसर देता है। उसके साथ साथ देखिए साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोप्लाज्म के भीतर, साइटो में जानते हैं सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद में क्या होता है, एक फ्लूइड वाला हिस्सा होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेली हो सकते हैं, न्यूक्लियस भी उसी में होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के भीतर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, सेल जो है
वो प्रोकैरियोटिक है तो उसका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना फैला हुआ है, ना उसके पास कोई मेम्ब्रेनस कोई ऑर्गेनेली नहीं है, केवल राइबोसोम्स है। ये सब कैरेक्टर्स हम चेक करते हैं। तो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे क्रोमोसोम नंबर देख लें, जैसे हमने देखे 46 यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स किसके होते हैं, कौन सा ये ऑर्गेनिज्म है। अब हम लोग उसको खोजने लगते हैं और कंपेयर करते हैं ये सारे के सारे, ये 2n जिसका है 46, कहने मतलब कि 23 इंटू 2 है, 23 पेयर्स वाले क्रोमोसोम और वाले कौन से ऑर्गेनिज्म हम दुनिया में खोजना शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि ये तू इधर आ, तुम टेस्ट करें, तुम्हारा टेस्ट किया, कितना निकला तुम्हारा, अरे तुम्हारा तो 23 पेयर्स ही निकला, मेरा तो क्यों, मेरा भी 23 पेयर्स निकला, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ही क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर्स होते हैं। तो ये पता चल जाएगा ना 23 इंटू ये 246 अगर क्रोमोसोम्स है तो ह्यूमन बीइंग है। अब बाद में हम पढ़ेंगे बीमारी भी होती है, कभी कभी 45 क्रोमोसोम्स भी इंसान में हो सकता है, 47 भी हो सकता है, अब वो भी इंसान है, लेकिन देखिएगा उसमें कमी आ जाती है, यानी एक बीमारी हो जाती है उसको, यानी कि वो परफेक्ट इंसान नहीं बनता। देखिए एक क्रोमोसोम का इधर हेरफेर होने के चलते ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो एक परफेक्ट ह्यूमन बनने के लिए आपको 46 क्रोमोसोम चाहिए फॉर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस बनने के लिए आपको 46 क्रोमोसोम चाहिए। और सब चीजें उसके स्ट्रक्चर्स बताया मैंने, उसका ऑर्गेनेलिज देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट तो आप एनिमल में पाओगे नहीं, पाओगे क्या, नहीं पाओगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कौन सा चीज किस में मिलेगा, उसके हिसाब से हम बता दें किस ग्रुप में रखना है, किसको क्लासिफाई करना है। ये तो जनरल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, प्लांट किंगडम की बात नहीं हो रही, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये फाइनली हम लोग केमोटैक्सोनॉमी भी देखते हैं। केमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, केमिकल्स, केमिकल्स क्यों ले, अब मान लीजिए जो बॉडी ऑर्गेनेलिज है, बॉडी ऑर्गेनेलिज तो सेल के ऑर्गेनेलिज है, तो उनका एक कैरेक्टर है, उनका एक केमिकल स्ट्रक्चर है, तो वो भी कंपेयर करते हैं। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी हम लेकर, जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट कुछ और केमिकल देता है, कोई और देता है, तो उसको एक कैटेगरी में हम रख सकते हैं ना। तो उस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे कॉन्फ्यूजन। तो ये एक जनरल तरीका था हम क्लासिफाई कैसे करते हैं आज के डेट में। फाइलोजेनेटिक में भी प्रॉब्लम क्या होती है, जब फॉसिल एविडेंस नहीं आपके पास में तो कोई और तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, फॉसिल होगा तभी तो एंसेस्टर्स को पाओगे, एंसेस्टर ही नहीं मिल रहे तो इन्हीं के बीच में आपको पता लगाना है। जैसे मैंने बताया आपको नहीं मिला है, मान लीजिए कि सपोज करिए हमारा एंसेस्टर नहीं मिला, हम चेक करें तो 46 क्रोमोसोम्स किसके हैं भैया, आ जाओ वो ह्यूमन बीइंग कहलाएगा। अब 46 इतने आ रहे हैं, सबको ह्यूमन कह रहे हैं, एक आ गया 47 वाला, क्या कहेंगे, फंस जाएंगे हम। अब उसका चेकअप किया जाएगा, तो ह्यूमन बीइंग जैसे देखने में तो लग रहा है, लेकिन डिफेक्टिव कुछ है, 45 आ गया तो भी ह्यूमन जैसा देखने में लगे, क्या ह्यूमन बीइंग है, तो थोड़ा सा कुछ खामी तो जरूर होगी, तभी तो उसमें क्रोमोसोम की या तो एक्सेस या ये डिफिशियंसी है। अब ये बातें इस क्लास 11 इंट्रोडक्शन में नहीं आ सकता, क्लास 12 में जरूर आएगा, जब हम आपको समझाएंगे उस डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग प्लांट किंगडम का पहला ग्रुप, जिसका नाम है एल्गे। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स है, और जैसे जैसे हम एल्गे से आगे बढ़ते बढ़ते एंजियोस्पर्म तक जाएंगे, हम सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएंगे। तो एल्गे क्या कहेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स हैं तो क्लोरोफिल बेयरिंग तो होंगे, ठीक है, तो एल्गे क्लोरोफिल बेयरिंग भी है, सिंपल है, इसके अभी स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बने हैं जिसको प्लांट जैसा देखने में देख के बताइए, इसके पास लीव है, स्टेम है, फ्रूट्स है, रूट्स है, तो ये सब चीज आपको नहीं मिलेगी, लंप जैसा मिलेगा, थैलॉइड मिलेगा, थैलॉइड कहते हैं उसको है। बस यही इसका ये है कि ये आपका क्लोरोफिल बेयरिंग है, सिंपल है, थैलॉइड शेप बने, इसका कोई शेप नहीं है, और ये ऑटोट्रॉपिक है। तो क्लोरोफिल जिसके पास होगा वो तो ऑटोट्रॉपिक ही होगा, क्यों, क्योंकि वो फूड बनाता है, क्योंकि क्लोरोफिल उसके पास है, और जो फूड बनाता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, तो ये एल्गे भी ऑटोट्रॉपिक हो गए। अब देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। देखिए लार्जली लोग क्या है, एक्वेटिक है, दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश एंड मरीन, माने सी वाटर में पाए जाते हैं। और हैबिटेट इनका मैंने कहाँ कहाँ रहते हैं, इन्वायरमेंट क्या है, मॉइस्ट सॉइल, स्टोन्स मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे, वुड पर मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ये किसी के साथ में एसोसिएट करके भी रहते हैं, जैसे कि हम लोग चैप्टर 3 में देखे थे कि फंगाई के साथ में एल्गे मिला था ना, याद है, फंगाई के साथ में एल्गे मिलकर
क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं, जो उसको अलग हम लोग पढ़े थे सेक्शन में, याद आ रहा होगा आपको। और ये एनिमल्स के बॉडी पर भी ये एक एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे उसी में बैठे रहते हैं तो प्रोटेक्शन मिलती है, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एनिमल्स के बॉडी पर, जैसे कि आपके स्लॉथ बेयर के बॉडी पर बैठे मिल जाएंगे आपको, फंगाई के भीतर मिल जाएंगे आपको, तो उसको लाइकेन कहते हैं, नाम दिया गया है, उसको अलग ऑर्गेनिज्म के रूप में माना जाता है। अब देखते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। साइज पहले देख लेते हैं, उसके बाद तो साइज देख लेते हैं, मतलब फॉर्म एंड साइज। तो साइज इनका बहुत वेरिएबल है। एक तो आप देखिए इनका कॉलोनियल फॉर्म हो सकता है, कॉलोनीज बना सकते हैं। जैसे आप देखो, ये आप देख पा रहे हो कि ये डॉटर कॉलोनी है, ठीक है, छोटे 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 बहुत सारे देख रहे हैं। ये बड़ा सा देख रहे हैं ना, बड़ा 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 बड़ा, तो ये पेरेंट कॉलोनी हो गया। और छोटे छोटे ये जो बन गए, ये डॉटर कॉलोनी बन गए। और ये बड़ा सा देख रहे हैं आप ये एक तरह से कह सकते हैं एक दो अलग अलग इंडिविजुअल, लेकिन कॉलोनी सेट एक साथ में बैठे हुए हैं, तो ये कॉलोनी बनाते हैं, पेरेंट कॉलोनी कहते हैं इसको। तो ग्रुप है, थैलस है, कोई शेप नहीं है, देखिए गोल से बना हुआ है। तो इस तरह से ये वॉल्वोस का फिगर भी है। उसके बाद देखिए फिलामेंटस फॉर्म भी होती है, ये कॉलोनियल थे, ठीक है ना। उसके बाद फिलामेंटस फॉर्म भी आपको मिल सकता है, जैसे ये देखिए फिलामेंटस फॉर्म है, लग रहा है ना, स्ट्रिप जैसा है, फिलामेंट जैसा है। ये मान ये, लेकिन ये आपका एनसीईआरटी का है फिगर, ये एनसीईआरटी का नहीं है, मैं एक्स्ट्रा दिया हूँ थोड़ा सा ठीक समझाने के लिए कैसे देखने में होता है। वैसे एनसीईआरटी के सारे फिगर्स मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फिगर्स पहचानना, उनको लेवल, ये मैं जो बता रहा हूँ, देखिए बाहर वाला जो हिस्सा है ये पेरेंट कॉलोनी है, छोटे छोटे जो गोल देख रहे हैं आप, ये स्मॉल कॉलोनीज है ना, तो ये डॉटर कॉलोनी है। तो इस तरह से आपको ये याद भी रखना हो कौन सा पेरेंट कॉलोनी है, कौन सा डॉटर कॉलोनी है। तो या तो हम कहिए तो हम रब आउट करके ABCD दे देंगे, और फिर आपको कहेंगे बताइए क्या है, तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ, आपको दिमाग में रखना होगा कि ये हमको याद करना है, ये हमको लेबलिंग याद करना है। अगर लेबलिंग नहीं दिया हुआ है तो आपको केवल पहचानना है, ये आपको एनसीईआरटी में याद, क्योंकि फिगर्स जो आएंगे आपके एग्जाम में जस्ट हूबहू वहां से उतार के दिए गए और किसी बुक के नहीं होंगे। इसलिए पहचानिए, फिगर्स को पहचानिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरीन फॉर्म्स कुछ होते हैं जो कि बहुत मैसिव प्लांट बॉडीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, 100 मीटर साइज तक के हो सकते हैं, उनको केल्प्स कहते हैं, केल्प्स, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा भी पाए जा सकते हैं। अब देखिए इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जनरली देखिए सिंपल है ना, ये अभी जैसे बहुत ही लोअर ग्रुप में आते हैं, तो ये हर टाइप का ये कर सकते हैं रिप्रोडक्शन। उसमें हर टाइप में क्या आएगा आपका, तो असेक्सुअल आ सकता है, फ्रेगमेंटेशन में आपका जो है वेजिटेटिव आ सकता है, फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसमें क्या होता है कि एक थैलस टूट गया तो 3 टुकड़ा हो गया, फिर अलग अलग थैलस बन गए, थैलाई बन गए। तो इस तरह से मैंने अलग अलग एल्गे हो गए, एक तरह से कह सकते हैं ना। उसके बाद वेजिटेटिव अगर है तो वेजिटेटिव में क्या होता है, वेजिटेटिव तो हो गया, सॉरी, आपका इसमें एसेक्सुअल क्या होता है, तो इसमें असेक्सुअल स्पोर्स तैयार होते हैं, जैसे जूस स्पोर है, जूस स्पोर, जूस स्पोर मोस्ट कॉमन जो असेक्सुअल स्पोर्स है वो जूस स्पोर है। ये क्या होते हैं, इनके फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होने का मतलब इनके पास ऐसे फ्लैजिला होता है, जिसे हिलाने पर स्विम कर सकते हैं पानी में, और जहाँ पे जाते हैं वहां पे जाकर जर्मिनेट करते हैं, और जाकर न्यू प्लांट्स यानी न्यू एल्गे तैयार करते हैं। अब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के गैमेट्स से होता है, गैमेट्स तो होगा ही, गैमेट्स तो लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, हम लोग ऐसे कहते हैं ना हायर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं कहते, हम लोग सिमिलर या डिसिमिलर कहते हैं। तो एक होता है आइसोगैमस, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन भी होता है उनके पास में। इसमें जो होते हैं दोनों जो होते हैं वो जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर इन साइज होते हैं, दोनों फ्लैजिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका जो होता है गैमेट, दोनों ही सेम देखने में होते हैं शक्ल सूरत में, और दोनों के पास फ्लैजिला होता है। और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हैं, लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड होते पर भी ये सिमिलर इन साइज होने की आइसोगैमस कहलाएंगे। इसका एग्जांपल स्पाइरोगाइडा में है, जो कि यहाँ पर फिगर में नहीं है। स्पाइरोगाइडा, स्पाइरोगाइडा हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद एन आइसो और एन नॉट आइसोगैमस, और इसको ऐसे हटा दीजिए, ऐसे, ठीक है। एन आइसोगैमस जो है
इसमें दो जो गैमेट्स होंगे डिसिमिलर साइज के होंगे। ये देखा गया यूडोरिना में, यूडोरिना में एक मेल गैमेट कह सकते हो छोटा, बड़ा जो है वो फीमेल गैमेट कह सकते हो। यहाँ पे एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है और छोटा लेकिन मोटाइल, मोटाइल माने ये इसके बाद फ्लैजिला नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता। कौन? फीमेल गैमेट मूव नहीं कर सकता। स्मॉल मोटाइल गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट्स। तो ऐसे हम एग्जांपल देखते हैं किसमें, वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। वोल्वॉक्स ये वाला जो है, तो इसमें क्या है देखिए अलग अलग बात होता है। एनाइसोगैमस तीन तरह का हो गया, 1 2 एंड 3। आइसोगैमस एक ग्रुप हुआ। आइसोगैमस में क्या होता है, साइज देखते हैं केवल, साइज सेम है, यहाँ पे साइज सेम है, यहाँ पे साइज सेम है, साइज सेम हो तो कहेंगे आइसोगैमस। और वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। अब चले थे अनआइसोगैमस। अनआइसोगैमस में एक्चुअली दो ग्रुप कह सकते थे, लेकिन हम उसको दूसरे ढंग से कहते तीन ग्रुप कर दिए। अनआइसोगैमस में क्या, एन आइसोगैमस में अन बताने के लिए यू कर रहा हूँ, समझाने के लिए नो, अननोन से नोन होता है अननोन, नहीं यहाँ पे एन है, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस यहाँ पे डिसिमिलर इन साइज होना चाहिए, क्या है बस डिसिमिलरिटी, एक बड़ा एक छोटा, कौन फीमेल कौन मेल पता नहीं है। तो ऐसा है आपका यूडोरिना में, पता नहीं होता ये मेल है फीमेल है, बस साइज एक दूसरे का अलग है, एक का दूसरे से नहीं मिलता है। अगर पर्टिकुलरली आपको मेल एंड फीमेल मिल जाए तो हम ऊगैमस गैमेट्स कहते हैं। मेल एंड फीमेल पर्टिकुलरली मिल जाए आपको डिस्टिंक्ट फॉर्म में, तो उसको हम ऊगैमस गैमेट्स कहते हैं, जिसमें कि फीमेल जो होता है वो बड़ा गैमेट होता है, फीमेल की गैमेट जो होती है बड़ी होती है और नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, यानी कि मोटाइल नहीं होती है। और मेल की जो गैमेट होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है और स्मॉल होती है, इसलिए वो मोटाइल होती है। ऐसा एग्जाम्पल जो है वो आपको मिलता है वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में। ये इसमें कॉन्फ्यूज मत होइए, यूडोरिना में और वॉल्वॉक्स के गैमेट्स में फ्यूज मत होइए। यूडोरिना में क्या दिया हुआ है, यूडोरिना में केवल ये दिया हुआ है कि उनके जो गैमेट्स के साइज है डिसिमिलर, एक छोटा एक बड़ा है, बस कौन छोटा है कौन बड़ा नहीं पता है। लेकिन अगर वॉल्वॉक्स और फ्यूकस का पूछा जाए तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, फीमेल बड़ा है मेल छोटा है। अब इतना छोटा प्राणी ऑर्गेनिज्म जो कि कहते हैं सबसे लीस्ट डेवलप्ड प्लांट है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है कि नहीं, ये हम देखेंगे इस चार्ट में या इस लिस्ट में, और किस किस तरह से यूजफुल है वो भी देखेंगे। पहले मैं एक चीज बता दूं, साइंटिस्ट आज के युग में इस मसले पर विचार कर रहे हैं क्यों ना हम एल्गे पर ही जिंदा रहें, क्योंकि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, खेती बाड़ी तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि लैंड सीमित है, और एल्गे ज्यादातर वाटर में, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर सब जगह पाए जाते हैं। अब तो हम लोग कहते हैं 3/4 ऑफ द प्लेनेट इज व्हाट, वाटर। एल्गे तो बहुत है, अगर एल्गे को अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से यूज किया जाए तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, फूड की प्रॉब्लम खत्म है। हाँ, आपको उसमें बिरयानी का टेस्ट भी नहीं आएगा, ना ही पुलाव आएगा, ना मिठाई का टेस्ट आएगा, ना राजभोग आएगा। हाँ, एनर्जी जो देना है वो देगा, ठीक है, जो खाना, जो इंसान की जो मकसद है खाने का वो पूरा करेगा। तो उसके हिसाब से मजबूरी में अगर पॉपुलेशन हम लोग ऐसे बढ़ाते रहे तो शायद साइंटिस्ट लोग इसी पर विचार कर रहे हैं कि आपको इसी डाइट पर रखा जाए। तो आप लोगों की मर्जी, आप लोग विकसित देश नहीं विकसित विश्व चाहते हैं, तो इसको तो कम से कम सफल ना होने दें आप लोग, नहीं तो फिर ये टेस्टफुल फूड जो है हमारे डिश से बाहर हो जाएगी। तो देखते हैं ऐसे, तो जैसा लाइटर नोट पे था, हम चलते हैं आगे एक्चुअली यूजफुल कैसे होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। देखें तो पहले नंबर देखते हैं कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है, जो अर्थ का है, वो कौन करता है, ये एल्गे करते हैं। कैसे? तो हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जितने एनिमल्स है सभी छोड़ते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स छोड़कर जितने सारे, ऑटोट्रॉफ्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये गलत फहमी है कि ऑटोट्रॉफ्स नहीं छोड़ते। छोड़ने के लिए दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं जो एरोबिक हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एनारोबिक भी छोड़ते हैं, समझे, कार्बन डाइऑक्साइड सभी छोड़ते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में जब हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं
वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम बहुत ही कम परसेंट दिखाते हैं, 0.03%, और बढ़ गया तो कहीं और 4%, 0.04% कर देते। तो ऐसा क्यों है कि इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? केवल इंसान या ऑर्गेनिज्म से नहीं, हम फैक्ट्रीज में बर्न कर रहे हैं, सब चीज को जला रहे हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज चल रही है, उससे भी जो निकल रहा है उत्पाद के चलते कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी तो इसका एटमोसफेयर में जाती है। ये एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, एक तो प्रॉब्लम है कि आपका क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो तो एक समस्या है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो फिर हम लेंगे क्या, है कि नहीं अल्टीमेटली? तो उसको कौन फिक्स करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है उसका 50%, प्लांट्स तो पूरा फैमिली है ना, एक किंगडम है, लेकिन उसमें से 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड केवल एल्गे के थ्रू फिक्स हो जाते हैं। माने ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, करके उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो ये काम है इसका, एल्गे का। उसके बाद इनका इंपॉर्टेंस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में बहुत ज्यादा है। एनर्जी ग्रुप कॉम्पाउंड्स में जो कह रहा था, इसी के चलते एनर्जी गिवर से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, तो इंसान क्यों नहीं खा सकता है और अपना एनर्जी क्यों नहीं कायम रख सकता है? तो इसी पर विचार की जा रही है। अब देखिए हम लोग सफल हो जाते हैं कि नहीं। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक। ये तो ज्यादातर फ्रेश वाटर एंड अभी तो वाटर में पाया जाता है, हम निकाल के लेंगे और फिर खाएंगे दूसरी बात है, लेकिन ऐसे तो ये एक्वेटिक एनिमल्स के खाते हैं अभी तक फूड है। तो ये बेसिस ऑफ समझिए फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स है। प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर्स हैं ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट के। उसके बाद इसके बहुत सारे स्पीसीज जैसे पोरफायरा है, लैमिनेरिया है, सरगैसम है। अब देखिए अलग अलग कलर लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, ब्राउन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका सरगैसम में ब्राउन लिखा हुआ है। आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गे यूज्ड एज फूड। ये सारे के सारे फूड के हिसाब से ही यूज होते हैं। आज के डेट में शुरू हो गया है, देखिए प्लानिंग हो रही है आपके लिए। तो ये रेड ब्राउन ब्राउन ऐसा क्यों लिखा गया? तो हम लोग जब इसको डिफरेंट क्लासेस में पढ़ेंगे, तो ये 3 क्लासेस हम पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, उसके बाद फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरो माने ग्रीन एल्गे कह सकते हैं आप इसको, फायोफाइसी इसको आप ये ब्राउन एल्गे, और इसको रोडोफाइसी इसको रेड एल्गे। तो 3 क्लास के एल्गे होते हैं। तो उसमें से ये रोडोफाइसी को रेड, और फाइडा जो एग्जाम्पल ऑफ आपका रोडोफाइसी है, लैमिनेरिया एंड सारगासम जो है वो फायोफाइसी का था। तो ये नाम उसी से रेड और ग्रीन या फिर ब्राउन एल्गे पड़ा है। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है? जेली जैसा चीज सोचिए। जेली में क्या होता है, अगर डाबोगे, स्पंज स्पंज को आप पानी में डाल देते हो, तो ऐसे स्पंज जितना साइज था उतना ही उसका साइज पानी में डाल के निकालने पर भी होगा। लेकिन वो जब निचोड़िएगा, ऐसे दाबिएगा स्पंज को, क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। ये पानी होल्ड कर सकता है ना स्पंज जैसे। तो ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। कौन? एल्गे। कौन से एल्गे? ये दोनों जो एल्गे का नाम दिया हुआ है, ये ब्राउन एंड ग्रीन एल्गे जो है, ये क्लासेस ऑफ एल्गे जो है, ये वाटर होल्डिंग मतलब इनकी कैपेसिटी होती है, ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। तो देखिए जैसे एल्जिनिक है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोराइड। ये ब्राउन एल्गे एंड कैराजिन जो है रेड एल्गे से बनता है। तो ये दोनों क्या है? हाइड्रोक्लोराइड्स है। उस अगर एक ऐसा ही एक कंपाउंड है या सब्सटेंस है जो वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट है, ये जेलिडियम जो रेड एल्गे उससे बनता है, एंड ग्लाइसेरिया, ये भी दोनों से बनता है। और अगर ये काम क्या करता है, ये एक फूड का काम करता है फॉर माइक्रोब्स। हम जब लेबोरेटरी में जैसे टेस्ट करना चाहते हैं कि बैक्टीरिया कितने देर में अपने जनरेशन को बढ़ाता है, तो उसको क्या करते हैं, एक पेट्री डिश पर रख देते हैं। तो खाना तो देना पड़ेगा, फूड मिलेगा तभी तो वो सफिशियंट उसके बाद फूड होगा तो रिप्रोडक्शन के बारे में सोचेगा। तो उस केस में हम लोग यही देते हैं, जैसे अगर देते हैं, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, ये जेलिडियम और सिलेरिया से ये तैयार होता है, दोनों रेड एल्गे हैं। इसका इस्तेमाल एक्चुअली होता है अगर का
इन प्रिपरेशन ऑफ, मतलब समझ, अगर जो है ये जेलिडियम से तैयार होता है, और आइसक्रीम का प्रिपरेशन और जेलीस का प्रिपरेशन आपका होता है ग्रासिलेडिया से। तो आइसक्रीम और जेली आप देखते हो, अगर आइसक्रीम और जेली ऐसे दाबिए, देखिए वाटरी आपका हाथ हो जाएगा, तो उसमें वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हाइड्रोक्लोराइड है। तो इस पार्ट को मैं फिर रिवाइज करना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे मरीन ब्राउन या रेड एल्गे हैं जो एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस तैयार कर सकते हैं, जिनको कि हम जनरल फॉर्म में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स कहते हैं। अब हाइड्रोक्लोराइड्स अलग अलग नाम जैसे है, आप एल्जिन है, एल्जिन ये किससे बनता है, ब्राउन एल्गे एंड कैराजिन बनता है, ये कैराजिन एक्चुअली एल्जी बनता है, ये एक है, मैं लिख देता हूँ एल्जिन कैराजिन, ठीक है ना, कैराजिन है, तो ये है ब्राउन एल्गे से बनता है। ये किससे बनता है, ये रेड एल्गे से बनता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर जो है, अगर किससे बनता है, वो जेलिडियम से बनता है। अब एक चीज मैं फिर लिखने के बाद बताऊंगा, ये क्या है, रेड एल्गे है, रेड एल्गे, और इससे आइसक्रीम एंड जेलीस बनते हैं। वो बनते हैं किससे, ग्रासिलेडिया से, जो कि रेड एल्गे है। तो ये चार प्रोडक्ट 1 2 3 4 मैंने बताया। एल्जिन जो है एक ब्राउन एल्गे से बनता है, नाम नहीं दिया हुआ है, बुक में नाम नहीं दिया, आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। कैराजिन जो बनता है, ये भी एक क्या है, रेड एल्गे से बनता है। अगर जो है वो भी रेड एल्गे से बनता है, लेकिन उसमें रेड एल्गे का नाम दे दिया गया अगर के लिए, वो क्या है, जेलिडियम, ठीक है। उसी तरह से आपका ये जो है आइसक्रीम एंड जेली जो बनता है, वो भी दे दिया गया रेड एल्गे से बनता है, लेकिन उसका भी नाम दे दिया गया ग्रासिलेडिया से बनता है। तो ये चारों क्या है, ये चारों की चारे एक्चुअली ये क्या है, ये ये प्रोडक्ट्स जो है हाइड्रोक्लोराइड्स है, ठीक है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है ये सारे है। एल्जिन लीजिए, कैराजिन लीजिए, आगर लीजिए, या आइसक्रीम या जेलीज लीजिए, इस सब में आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दिखेगी। देखिए क्लोरेला एक, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी बायोलॉजी 6 से अभी तक अपने को कंफर्मली डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम 5 किंगडम सिस्टम जाएं या 2 सिस्टम में जाएं। तो कभी कभी क्या करते हैं कि कभी अभी भी वो देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स 2 सिस्टम के हिसाब से मिल रहा है, तो बेसिकली वो 2 सिस्टम में फेंक देते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, क्लोरेला है, क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर एल्गे कहा जा रहा है। यूनिसेलुलर होगा तो एल्गे कैसे होगा, यूनिसेलुलर होगा तो क्या होगा, या तो बैक्टीरिया होगा, या बैक्टीरिया मोनेरा होगा, या प्रोटिस्टा होगा। लेकिन ये क्या है, पहले से कह दिया गया, क्या है ये यूकैरियोटिक है, तो ये प्रोटिस्टा भी हो, और प्रोटिस्टा ही हो, ये बैक्टीरिया में भी नहीं जा सकता। तो इसको कोरेला को यहाँ पर एल्गे में रख दिया गया, भले ही ये यूनिसेलुलर, ये पॉइंट आपको जानना है। ये रिच इन प्रोटीन है, और ये स्पेस ट्रैवलर्स के लिए फूड सप्लीमेंट का काम करता है। देखिए खाना शुरू हो गया है, खाना शुरू हो गया है, अब आपकी मर्जी, आप यही सब खाओगे या फिर जो खाना खा रहे हो वो खाओगे, तो डिसाइड करेगा आपका पॉपुलेशन कितना बूम कर रहा है। जैसे बूम करेगा वैसे ही हम चले आएंगे इस तरफ। तो ये था एक जनरल, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल इसका इफेक्ट है ये एल्गे का, वो देख रहे थे। और फिर हमने देखा कि 3 क्लासेस में इसके हैं, कौन कौन से, क्लोरोफाइसी, फाइसी एंड रोडोफाइसी, जिनके बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। अब हम एल्गे के पहले क्लास जिसको क्लोरोफाइसी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं ये क्लोरोफाइसी, देखिए मैं ग्रीन कलर से ही इसको ये किया हूँ, बोल्ड किया हूँ, कवर किया हूँ बैकग्राउंड। ये इसको ग्रीन ग्रास एल्गे भी कहते हैं,
ग्रीन ग्रास एल्गी क्यों कहेंगे? जैसे ग्रीन ग्रास जो कि अभी ताजा ताजा ग्रास हुआ है वो देखने में जैसा होता है, ये एल्गी उसी तरह देखते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। ए एंड बी क्लोरोफिल जिसमें होगा वो ग्रीन ही होगा ना, तो ग्रीन है। याद रखिए ये जो पिगमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही फोटोसिंथेसिस से मेन एक्चुअली पिगमेंट बन जाते हैं। तो प्लांट बॉडी कैसा हो सकता है, देखिए यूनिसेलुलर हो सकता है। अब देखिए यूनिसेलुलर लिखा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। कॉलोनियल हमने देखा, ठीक है। उसके बाद फिलामेंटस भी हमने देखा, ये तो दोनों हमने देखा, फिगर देखा ना हमने। तो ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल, इनका सेल वॉल हार्ड होता है और इनर उसमें एक इनर लेयर होता है, रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलर, भीतर में सेलुलर होता है। इनका सेल वॉल थोड़ा सा अजीब तरह का होता है। जनरली सेल वॉल तो सेलुलर से बनता है, इनका सेल वॉल जो है भीतर की तरफ तो सेलुलर से बना हुआ है, आउटर लेयर जो है वो पेक्टोल से बना हुआ है। तो दो लेयर कह सकते हैं, डबल लेयर्ड सेल वॉल हो गया ना एक तरह से। भीतर का लेयर सेलुलोज से, उसके बाहर एक कोटिंग जो पेक्टोज का है, समझ में आ गया, प्रोटीन लेयर्स होता है। उसके बाद है पिगमेंट्स, इसके पास तो क्लोरोफिल ए एंड बी है, और ये लोकलाइज्ड होते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट में ही होंगे। इसका खासियत ये है कि इसकी क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं अलग अलग शेप के होते हैं, जबकि हम लोग क्लोरोप्लास्ट के शेप्स जनरली नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। देखो ये डिस्कॉइड हो सकता है, डिस्क शेप के हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट नेटवर्क टाइप का हो सकता है, या फिर कप शेप भी हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन शेप होते हैं। तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग शेप के आपको क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के शेप मिलेंगे आपको। क्लोरोप्लास्ट के शेप और किसी चीज में नहीं पढ़ते, यहीं पे पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी में। और ये आपको सारा का सारा याद करना होगा, डिस्कॉर्ड, प्लेट लाइट, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप, ये सारे के सारे हो सकते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। अब उसके साथ साथ क्लोरोफिल ए एंड बी तो होता ही है क्लोरोप्लास्ट में, उसके साथ साथ आपका एक स्टोरेज बॉडी, वन और मोर स्टोरेज बॉडी सब में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द एल्गे में देखा जाता है। इस क्लोरोफाइसी एल्गे की बात कर रहा हूँ, उसमें देखा जाता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए एंड बी तो होते ही है, उसके साथ साथ वन और मोर स्टोरेज बॉडीज जिसको प्रीनॉइड्स कहते हैं, पायरिनॉइड्स कहते हैं, सॉरी पायरिनॉइड्स कहते हैं, वो भी क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ये क्या होता है इनके पास, स्टार्च एंड प्रोटीन होता है, फूड स्टोर कर रहे हैं ना, तो स्टोरेज बॉडी है, तो इनमें स्टार्च एंड प्रोटीन होता है। तो पायरिनॉइड्स जो होते हैं एक्स्ट्रा होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट में, क्या, क्लोरोफिल। हम लोग क्लोरोफिल ही पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपके क्लोरोफाइसी में देखा जाए मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास में एक या एक से ज्यादा, एक या मोर भी हो सकता है, पायरिनॉइड्स नाम के स्टोरेज बॉडी होते हैं, और वो क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च एंड प्रोटीन। अच्छा, कुछ एल्गे फूड अलग से भी स्टोर करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में नहीं, क्लोरोप्लास्ट के बाहर, वो है आपके ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में। तो ये बातें समझ में आ गई मोटे मोटे रूप में। अब रिप्रोडक्शन के बारे में देखें, तो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा कि तीन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन सा, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। तो क्लोरोफाइसी में हम तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाते हैं। जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखिए, ये फ्रेगमेंटेशन के चलते होते हैं, या फॉर बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, जैसे छोटे छोटे स्पोर्स भी हो जाते हैं, या फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन केवल फ्रेगमेंटेशन या थैलस के ब्रेकिंग के चलते होता है। स्पोर्ट्स जब कहिए तो असेक्सुअल हो जाता है, लेकिन लिखा हुआ है बुक में इसलिए मैं उसको भी लिख दिया हूँ। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा होता है। और जू स्पोर्स तैयार कहाँ होता है, फ्रूटिंग बॉडी क्या है उसका नाम है, तो जू स्पोरेंजिया। अब कहिए कि ये फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, देखिए फंजाई में भी हमने पढ़ा था कि पूरा जो आपका जो ये हाइफे है या फिर माइसीलियम है, पूरा का पूरा हिस्सा वो खाली स्पोर्स तैयार नहीं करता है, एक लोकलाइज रीजन हो जाता है, फुला हुआ होता है, वहां पे वो दाने दाने छोटे छोटे स्पोर्स तैयार होते हैं। तो उस सेक्शन को, उस हिस्से को हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, और उसको एक नाम देते हैं। जैसे स्पोर जो है जू स्पोर, यहाँ एक्चुअली स्पोर्स तैयार होता है तो स्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ जिस जगह पे हाइफे के फंजाई की बात कर रहा हूँ, वह फूल जाता है और वहाँ पे स्पोर्स तैयार हो रहे थे, उसको स्पोरेंजिया कह रहे थे। अगर जू स्पोर तैयार करें तो उसको जू स्पोरेंजिया कहेंगे।
अलग अलग नाम हमने देखा, एस्कोस्पोर्स पढ़ा था तो उसका नाम उस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम लोग लेकिन डिटेल्स में उधर नहीं जाएंगे, यहाँ चले आते हैं जू स्पोर तैयार करने वाला जो फ्रूटिंग बॉडी है और सेक्सुअल स्पोर्स है ये, वो जू स्पोरेंजिया करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें भी वेरिएशन है, हमने देखा बहुत सारे सेक्स सेल्स फॉर्मेशन का बात आ सकते हैं, जैसे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, तीनों टाइप हमने देखा। आइसोगैमस के बारे में क्या बताया मैंने कि सिमिलर साइज होगा, दोनों मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एनाइसोगैमस में क्या क्या कहा, नहीं पता है कि मेल एंड फीमेल है लेकिन साइज छोटे बड़े होंगे। ओगैमस में हमने क्या कहा, नहीं पता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल इसमें गैमेट है, तो मेल गैमेट जो होगा छोटा होगा मोटाइल होगा, फीमेल जो होगा वो बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। तो ये डिफरेंसेस थे। अब एग्जांपल्स देखिए, तो एग्जांपल्स में क्लाइमाइडोमोनास ये भी यूनिसेलुलर है, इसको तो यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था लेकिन है यहाँ। उसके बाद वॉल्वोक्स, यूरोथ्रिक्स, और मैंने कहा था स्पाइरोगैरा भी आएगा, काड़ा भी है, काड़ा का फिगर हम देखेंगे एक साथ में, जब एल्गी का ग्रुप्स जो है ना एक साथ में क्लासेस पढ़ लेंगे तो एक एनसीईआरटी का जो फिगर है उसको मैं दिखाऊंगा, वहां पे ये फिगर आपको मिलेगा। तो ये था आपका प्रोफाइसी का एक क्या परिचय। अब हमारा नेक्स्ट क्लास, सेकंड नंबर जो क्लास है वो फायोफाइसी है। ये फायोफाइसी किसको कहते हैं, जो ब्राउन एल्गे हैं, ये मोस्टली मरीन होते हैं, मरीन हैबिटेट में होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं ज़्यादातर, फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं। अब इनकी साइज की वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ये सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल ब्रांच इन एक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस हो सकते हैं, एक्टोकार्पस एग्जांपल, या प्रोफाउंडली ब्रांच, बहुत ज़्यादा ब्रांच और बहुत बड़ा साइज 100 मीटर्स के साइज तक हो सकते हैं, जैसे कि हम कैल्प्स में पाते हैं, 100 मीटर हाइट तक पाते हैं कैल्प्स में, ठीक है, समुद्र में कैल्प्स पाए जाते हैं, बहुत सारा ब्रांचिंग किया हुआ 100 मीटर तक लेंथ का। तो उस तरह के फायोफाइसी को भी हम देखते हैं, मतलब कि इसके साइज जो है बहुत ही डाइवर्स है, एकदम सिंपल छोटा से बहुत बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके पास क्लोरोफिल भी, इसके पास भी क्लोरोफिल है, लेकिन वहां पे था ए एंड बी, किसमें, क्लोरोफाइसी में, यहाँ पे ए एंड सी है। उसके साथ साथ यहाँ पे दो और केमिकल्स पाए जाते हैं, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये ज़ैंथोफिल वाला जो पार्ट है यही बताता है कि ये कितना ब्राउन दिखेगा। ये जरूरी नहीं है कि ब्राउन एल्गे पढ़ रहे हैं तो ये कैटेगरी में सारे के सारे जो एल्गे होंगे ब्राउन होंगे। एक्चुअली डिपेंड करता है कि ज़ैंथोफिल पिगमेंट जो है, जो पर्टिकुलरली एक नाम सेक्शन उसका है फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन जितने ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ये एल्गी ब्राउनिश दिखेगा, जितना कम होगा उतना वो ग्रीनिश की तरफ आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एल्गे हैं ये ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन में पाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है उसके पास में फ्यूकोजैंथिन कितना है, ठीक है। अब फ्यूको, ये तो समझ में आ गया कलर। फूड स्टोर करते हैं लोग कैसे, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं, और वो लैमिनरिन या मैनिटॉल के रूप में करते हैं, लैमिनरिन या मैनिटॉल के रूप में करते हैं। और इनका जो सेल होता है, जो एक्चुअली गैमेट नहीं, नॉर्मल सेल, बॉडी सेल जो होता है, जो वेजिटेटिव सेल होता है, वो जो है उसका जो सेल वॉल होता है, जैसे कि हमने देखा क्लोरोफाइसिन में क्या देखा कि उसका सेल वॉल दो हिस्सों में, दो लेयर से बना हुआ, भीतर का लेयर जो था सेलुलोसिक था, सेलुलोज से बना हुआ, ऊपर वाला पेक्टोज से कवर किया हुआ या बना हुआ। यहाँ पे देखते हैं भीतर वाला हिस्सा जो है वो सेलुलोज से बना हुआ है, यहाँ पे कवर होता है किससे, एक जेलिटिनस कोटिंग से, जिसको हम एल्जिन कहते हैं। ये एल्जिन हम लोग पढ़ रहे थे यूजफुलनेस ऑफ एल्गे में, तो हम देखे थे कि हाइड्रोकोलॉइड्स भी ये है एल्जिन से, समझिए एक्चुअली जेनेटिलस कोटिंग वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग जेलेटिन बनाने में भी यूज करते हैं, वाटर होल्डिंग ये सब्सटेंस है। तो इसके बारे में तो पढ़े थे हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट जिसमें प्लास्टिड्स होते हैं, उसमें क्या, प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, वैक्यूल बड़ा होता है, न्यूक्लियस होता है और प्लास्टिड्स होते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट में ये तीन हिस्सा पाया जाता है, वैक्यूम, उसके बाद न्यूक्लियस एंड योर
प्लास्टिड। प्लांट बॉडी जो है, अब देखिए क्लोरोफाइसी में देखा था हमने कि यूनिसेलुलर तक पाए जा रहे थे, ठीक है ना। क्लाइमेडोमोनास को हम देखें जो यूनिसेलुलर था, बहुत सिंपल फॉर्म अभी चल रहा था। अब ये जो रोडोफाइसी है उससे थोड़ा सा ऊपर वाला अब श्रेणी में आ गया है। अब ये दिखने लगा है थोड़ा सा कि इसके पास पैर है, पैर मैंने रूट जैसा कोई चीज है, या फिर इसके पास स्टेम जैसा कोई चीज है, या फिर इसके पास लीफ जैसा चीज है नहीं, वो जैसा है। जैसे देखिएगा सबस्ट्रेटम जो है, सबस्ट्रेटम सबसे सरफेस जहाँ पर कि वो सपोर्ट करता है अपने, वो सपोर्ट कहाँ पानी में जाता रहता है ना, वो तो जमीन पर रहता नहीं है, तो कहीं भी तो सबस्ट्रेटम होगा, वहां पे पत्थर होगा या कुछ कहीं झूल रहा होगा कोई चीज, वहां पे अटका होगा वो, तो वो सबस्ट्रेटम कहलाता है। वो अपने को अटैच करता है सबस्ट्रेटम किससे, होल्ड फास्ट से। होल्ड फास्ट कह सकते हैं कि रूट लाइक लिख रहे हैं, रूट नहीं है, गलती मत कीजिएगा, रूट लाइक फंक्शन लिख देता हूँ सबसे अच्छा है, स्ट्रक्चर न लिखे फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन है, स्ट्रक्चर भी नहीं है। रूट लाइक फंक्शन देता है होल्ड फास्ट। उसके बाद इसके बाद स्टॉक के रूप में, स्टाइप है, मैंने स्टॉक वही कह सकते हैं कि स्टेम के टाइप में उसके पास एक स्टाइपी या स्टाइप कहते हैं। और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक जो हिस्सा जो होता है उसको हम लोग उस ऑर्गन को कहते हैं फ्रॉन्ड। तो होल्ड फास्ट, स्टॉक या स्टाइपी एंड फ्रॉन्ड, तो तीन हिस्सा हो गया ना, रूट, स्टेम एंड लीव्स। उस तरह के चीज ऑर्गन्स हो जाते हैं, लेकिन है नहीं वो न रूट है, न स्टेम है, न ही वो लीफ है। इसको आप नहीं कहोगे रूट, स्टेम और लीफ, इसको होल्ड फास्ट, स्टाइपी और फ्रॉन्ड ही कहोगे। अगर पूछा जाए स्ट्रक्चर्स ऑफ योर फायोफाइसी, कभी भी आप रूट, स्टेम और लीफ का नाम उच्चारण तक नहीं करोगे। होल्ड फास्ट, स्टॉक ब्रैकेट, द स्टाइपी एंड फोटोसिंथेटिक। वो पूछा भी जा सकता है कि इसमें से तीनों में से फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा है, तो वो केवल फ्रॉन्ड ही है, लिखा हुआ है चूंकि बुक में, तो आपको याद रखना होगा सारा का सारा आपका फोटोसिंथेटिक यानी कि क्लोरोफिल ए और सी नहीं है और बाकी सब जगह पे नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस एक पार्ट करेगा, कौन सा पार्ट, फ्रंट पार्ट करेगा, लीफ नहीं कहेंगे, फ्रंट करेगा। अब रिप्रोडक्शन इसमें देखते हैं, तो इसमें भी तीनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। एक तो है कि वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव में याद रखिएगा टूट कर बन जाना, फ्रेगमेंटेशन हो जाना। और असेक्सुअल में क्या होता है, असेक्सुअल स्पोर्स का तैयार होना। यहाँ पे जो असेक्सुअल स्पोर्स तैयार होते हैं पर्टिकुलर शेप होता है, वो पियर शेप होता है। पियर शेप होता है थोड़ा सा हार्ट शेप समझो, पियर समझते हो नाशपाती, नाशपाती का शेप, चाहे एप्पल का शेप पकड़ लो, तो यानी कि हार्ट शेप ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके बना हुआ, तो पियर शेप। और इसके पास में दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, लेकिन दोनों का शेप साइज सेम नहीं होता, अनइक्वल होता है। टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला इनके पास होता है। ये फ्लैजिला की क्या काम करते होंगे इस इसके स्पोर्ट्स में, जूस फूड है ना इसका, तो बाई फ्लैजिलेट है ना, दो फ्लैजिला है, लेकिन शेप साइज उसके अलग अलग है, लैटरली अटैच्ड है। ये काम क्या करते होंगे, अंदाजा कुछ लगता है। फ्लैजिला जब भी रहेगा तो उसको सपोर्ट करेगा स्विम करने में, ऐसे हाथ, ऐसे हम लोग ये हाथ स्विम करते हैं ना, तो ये दोनों आपका फ्लैजिला बन जाता है, पानी को धक्का मार देता है, भागे जाते हो, तो उनका फ्लैजिला भी वही काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये देखिए तीनों टाइप का हो सकता है, आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, ऊगैमस हो सकता है। तो ये समझाना तो अब जरूरी नहीं है कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस क्या है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। आइसोगैमस साइज सेम होना चाहिए, भले मोटाइल नॉन मोटाइल कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनआइसोगैमस में केवल साइज अलग होना चाहिए, यही क्राइटेरिया है। ऊगैमस में आपको याद रखना पड़ेगा कि साइज भी डिफरेंट होना चाहिए, और आप डिस्टिंग कर पाओगे कि ये फीमेल है बड़ा वाला, छोटा वाला जो है क्या है, मेल है, बड़ा वाला नॉन मोटाइल है, छोटा वाला मोटाइल है। तो यहाँ पे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनियन ऑफ गैमेट्स से होता है। ये कहाँ होगा, पानी में हो सकता है या ऊगोनियम में हो सकता है। आप देखिए ऊगोनियम में कब होगा, जब ये तो आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस, ऊगैमस होता है, ये दोनों रिप्रोडक्शन होंगे तो पानी में अपने जाके दो से साइज के सिमिलर गैमेट से जुड़ गए और जाइगोट बना दिए, या एक बड़ा एक छोटा है, कौन बड़ा छोटा पता नहीं, गए मिल गए फिर जाइगोट बना दिए। अगर वो ऊगैमस है तो ऊगैमस में तो जो
गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट, वो बड़ा होता है। वो रहता कहाँ है? वो रहता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जिसको ओवोनियम कहते हैं। तो ये छोटे वाले जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट से तैर के जाते हैं, माने ओवोनियम जो है ये एक्चुअली मोटाइल तो है नहीं, एक जाट का ओवोनियम बोल रहा है, वो गैमस जो गैमेट है, तो वो जो है वो तो एक जगह बैठा हुआ है, वो तो चल नहीं सकता क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल है, वो ओवोनियम में बैठा हुआ है। अब जो फीमेल जो गैमेट है वो स्विम करके जाता है ओवोनियम में, और फिर इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, और फिर गैमेट पे ये जो गैमेट्स भी होते हैं ये भी पायरी शेप्ड होता है, पियर शेप्ड। जो भी स्पोर्स है वो भी पियर शेप्ड है, और गैमेट्स है वो भी पियर शेप्ड है। तो गैमेट्स हो या स्पोर्स, दोनों का शेप पायरी फॉर्म होगा। दोनों के पास में लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स में लिखा टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड, यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है सेक्सुअल में, ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, डिक्टायोटा लैमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस। फ्यूकस का डायग्राम हम लास्ट में देखेंगे। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल आप पढ़ दे रहे हो, याद रखिएगा। मैं अगले स्लाइड से कोशिश करूंगा, स्लाइड नहीं लेक्चर से, कि एग्जाम्पल्स जो है ना मैं यहाँ पे दे दूँ। तो हमेशा चैप्टर आप जब लिखो एक्टोकार्पस यहाँ पर आप लिख दो, तो क्या होगा, पहले ही आपको इस सेक्शन को पढ़ने के, और सब मैंने प्लस कर देता हूँ, या प्लस और भी आपको लिखना। तो ऐसे आप जब हेडिंग लिखो ना तो यही पे एग्जाम्पल्स लिख दो। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप डिस्कस जब कर रहे हो तो आप लास्ट में जब आता है आपका एग्जाम्पल, तो आप उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, सोचते हो कि अब ये स्लाइड या ये सेक्शन खत्म होने वाला है तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं और हम उतना ध्यान से नहीं पढ़े होते, पूरा कैरेक्टर सब कुछ जाना हुआ रहता है, लेकिन ये नाम न जानने के चलते हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए, इनको अहमियत दीजिए। अब बहुत सारे टीचर्स हैं इसको कुछ नाम दे देंगे, नाम का मतलब एक निमोनिक दे देंगे और फिर कहेंगे लर्न कीजिए। मैं थोड़ा सा निमोनिक से बचता हूँ। अब क्या होता है ना कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ कुछ कुछ जगह है जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया ये सब, वहां पे निमोनिक्स चलता है कुछ हद तक, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर हर एग्जाम्पल के लिए, हर चीज के लिए अगर निमोनिक दिया जाए, उस निमोनिक के लिए आपको कॉपी बनाना पड़ेगा और वो याद रखना पड़ेगा, वो जो शब्द है, क्या मान लीजिए और जैसे एक्टोकार्पस लिखा हुआ है, डिक्टायोटा लिखा हुआ है, लैमिनेरिया, तो मैं देख रहा हूँ EDT लिखा हुआ है, तो मैं कह दिया इडियट, लफंगा ऐसे कह दिया। मैं गाली नहीं दे जाता यहाँ पे, सू लगा सकते हैं, ऐसे और भी दे सकते हो आप नाम गाली, तो एक नाम देने में तो बहुत अच्छा लगा आपको, लेकिन अब वो किसके लिए यूज किया था आपने? अब उस जो मैं इडियट का, मैंने आई से इडियट होता है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, तो ये मैं डी दे के मैंने कहा था इडियट ऐसे, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर वर्ड लाता हूँ, अब मुझे याद करना कि वो आई से क्या था, चाहे लफंगा, लफंगा के बदले ल से, अब लेमिनेरिया क्या आपका आएगा एग्जाम्पल में नाम? नहीं आएगा। न्यूमोनिक्स पढ़ रहे हो आप, दूसरा वर्ड पढ़ रहे हो, एक तो समस्या है कि वर्ड ही दूसरा पढ़ रहे हो, हाँ लय लाने के लिए, हाँ आपको याद है, जस्ट एक बार याद लाने के लिए करना चाहते हो तो ये एनफ है, लेकिन ऐसे मैं नहीं सोचता हूँ कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं न्यूमोनिक्स। टीचर्स बहुत प्यार करते हैं क्योंकि पढ़ाने में मजा आता है उसमें, लेकिन एग्जाम में उतना मजा नहीं आता है। अब हम लोग चलते हैं एलगी की थर्ड क्लास में, जो कि फाइनल क्लास है। वो क्या है? वो है आपका रोडोफाइसी। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं क्लोरोफाइसी एंड फायोफाइसी। रोडोफाइसी रेड से आ रहा है, तो रेड एलगी है ये, और इसमें एक पिगमेंट पाया जाए जिसको आर आर फाइको एरिथ्रिन कहते हैं। आर मतलब रेड, रेड फाइको एरिथ्रिन इसमें पाया जाता है इसके बॉडी में, इसी से ये रेड कलर का होता है। ये बेसिकली मरीन होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये वार्मर रीजन ऑफ द मरीन वाटर में पाए जाते हैं, मैंने समुद्री इलाके में जहाँ वार्मर रीजन है वहाँ पे ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये शैलो रीजन मैंने लाइट जहाँ पे होता है, वेल लाइटेड होता है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं, और ग्रेट डेप्थ में भी पाए जाते हैं जहाँ की बहुत कम लाइट पहुँचता है। तो इससे एक चीज़ हम लोग को अंदाजा लगेगा, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि बहुत डेप्थ में
मैंने समुद्र के बहुत नीचाई में, डेप्थ में फूड कौन सप्लाई करता है टू द सी एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए रेड लाइट ना, उसका एक्चुअली क्या होता है, रेड लाइट का ये ज्यादा होता है, क्या कहते हैं, वेवलेंथ ज्यादा होता है, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। क्योंकि ये रेड पिगमेंट इसके पास है, तो रेड लाइट पहुंच कर इस रेड पिगमेंट को पहले एक्साइट करता है और उसके बाद जो है इसके क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो रेड लाइट डेप्थ तक पहुंचता है। यानी कि कौन फोटोसिंथेसिस कर सकता है डीप सी में, तो रोडोफाइसी। रोडोफाइसी की एक खासियत है कि डेप्थ ऑफ द सी, जहाँ की ऑलमोस्ट अंधेरा है, वहां पर भी वो फूड बनाता है और वहाँ के सी ऑर्गेनिजम्स को, सी जो एनिमल्स हैं उनको फूड प्रदान करता है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसका थैली जो होता है रेड कलर का होगा, क्योंकि कलर तो रेड है। और ये जनरली ये लोग, मोस्ट ऑफ देम ये लोग मल्टी सेलर होते हैं, इनका बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, यूनिसेलुलर तो पाए नहीं जाते। एक चीज याद रखिएगा, इनमें एक स्टार्च पाया है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। अब स्पेशल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर तरह के स्ट्रक्चर से सिमिलर पाया गया है। वो है क्या, माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के सिमिलर ही पाया जाता है। तो सिंपल स्टार्च नहीं कह के हम लोग एक नाम दे दिया फ्लोरिडियन स्टार्च। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इसके भी तीनों तरह से होते हैं। एक है आपका फ्रेगमेंटेशन से होता है, जो वेजिटेटिव होगा। सेकेंड है आपका ये असेक्सुअल, जो कि नॉन मोटाइल, इसके देखिए नॉन मोटाइल स्पोर्स है, असेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स थे। अभी जो बायोफाइसी में पढ़ा हमने, तो उसमें उसके पास स्पीयर शेप्ड फ्लैजिलेटेड, बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर्स थे, और दोनों फ्लैजिला डिफरेंट साइज के थे, अनइक्वल साइज के थे। इसके रिप्रोडक्शन जो होता है ये नॉन मोटाइल गैमेट्स के हिसाब से होता है। नॉन मोटाइल गैमेट्स लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, ये नॉन मोटाइल गैमेट जो है वो गैमस है, तो ये फीमेल जो गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल कैसे हो सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ बुक में, आप चेक कर लीजिएगा। मेरा तो पावर नहीं है कि इसको गलत काट सकूं। अब एनटीए का भी मेरा लेक्चर देखता है, उसको एहसास होती है कि कहीं गलती लिखी हुई है तो करेक्शन कर दे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दो आदमी अगर यहाँ पे बड़ा ही है, छोटा है, और दोनों मुंह फुला के बैठे हुए कि भाई हम किसी के पास नहीं जाने वाले, तो इनका मिलन तो नहीं होना ना, एक को ना किसी किसी को पास में आना पड़ेगा। तो जनरली देखा जाता है कि छोटे वाला जो गैमेट होता है, जिसके पास फ्लैजिला होता है, उसके सहारे वो इसके पास चला आता है, तो यहाँ पे आएगा तभी तो ये फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे लिख दिया गया रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, ये गलत है। वो गैमेट्स है, ये बात सही है। वो गैमेट्स माने एक बड़ा एक छोटा, बड़ा वाला फीमेल है, नॉन मोटाइल छोटा वाला मेल है जो मोटाइल है। और इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब डेवलपमेंट होगी, जो फर्टिलाइजेशन माने जाइगोट बन गया, उसका पोस्ट जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। जस्ट इतना ही आपको जानना है इसका रोडोफाइसी के बारे में। और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो पॉलीसिफोनिया, पोर्फाइरा, उसके बाद है ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। चार एग्जाम्पल्स है जिसमें आपको पोर्फाइरा का फिगर हम दिखाएंगे। तो हम पहले फिगर करते हैं, फिर एक चार्ट हम लोग पढ़ेंगे जो एक जनरल समराइजेशन होगा इन तीनों क्लासेस ऑफ एल्गे के। अभी ये आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सा डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, ग्रीन यानी कि क्लोरोफाइसी, ब्राउन बायोफाइसी, रेड मतलब रोडोफाइसी, तीनों क्लास के एल्गे के यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स आपने जो पढ़ा उसमें कुछ कुछ का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 2 का दिया हुआ है आपके ग्रीन में, 3 का दिया हुआ आपका ब्राउन में, और 2 का दिया हुआ रेड में। अब ये कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये हम आपको कौन कौन से एक्चुअली एग्जाम्पल है नहीं, कौन कौन से हैं एग्जाम्पल के इसमें दिए हुए फिगर, वो मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिए ये है वॉलबॉक्स का, तो ये तो आपको मैं फिगर दिखा चुका हूँ पहली स्लाइड में। और ये भी बता दीजिए कि ये जो है छोटा सा जो देख रहे हैं ये डॉटर कॉलोनी है, और बड़ा सा जो है ये पेरेंट कॉलोनी है। ये आपको डायग्राम में लेबलिंग में जानना चाहिए। और मैंने कहा था कि फिलामेंटस एक होगा जिसको कि यूलोथ्रिक्स कहते हैं। ये फिगर में दूसरा फिगर दिखाया था, मैं बताया भी था कि ये फिगर एनसीईआरटी का नहीं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी फिगर दिखाने जा रहा, वो थोड़ा क्लियर था
समझाने के लिए इसलिए मैं लिया था, लेकिन ऐसा ये फिलामेंटस आप देखोगे तो इसका ग्रीन एल्गे है और उसका नाम है यूलोथ्रिक्स। अब हम चले जाते हैं सेकेंड वाला लाइन में, तो ये है आपका ब्राउन एल्गे। तो ब्राउन एल्गे में देखिए ये जो पहला वाला है ये है लैमिनेरिया। नाम क्यों पड़ा होगा थोड़ा सा अंदाजा लगा। लैमिनेरिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है ना, स्टोर करता है ये, तो उसी से इसका लैमिनेरिया नाम पड़ गया, ठीक है ना। उसके बाद मैनिटोल जैसे हम लोग पढ़े थे, तो कार्बोहाइड्रेट, ये ये करता है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा करता है। अब देखिए यहाँ पे रूट जैसा स्ट्रक्चर, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर और लीफ जैसा स्ट्रक्चर। रूट जैसे स्ट्रक्चर को हम होल्ड फास्ट कहते हैं, स्टेम वाले को स्टाइप कहते हैं और स्टाइपी स्टाइप कहते हैं, और फ्रंट लीफ वाले ही सेप कहते हैं। दूसरा जो बनता है हमारा ये है, ये फ्यूकस। क्या है? फ्यूकस। इसमें देखिए होल्ड फास्ट दिया हुआ है एंड फ्रंट दिया हुआ है। मिसिंग कौन है? मिसिंग है आपका स्टाइप। लेकिन उसके साथ साथ में दो और लेबलिंग किए हुए हैं। लीफ का हिस्सा मैंने फ्रंट का हिस्सा दिया हुआ आपका, ये है आपका मिडरिब और एयर ब्लैडर, ये फ्रंट में ही पाए जाते हैं। उसी तरह से हम थर्ड वाला देखते हैं, ये है डिक्टायोटा। डिक्टायोटा। तो इसमें देखिए आपका क्या मिसिंग है? फॉन्ड मिसिंग है, ये फॉन्ड मिसिंग है, यहाँ पे स्टाइपिंग मिसिंग था। तो इस तरह से आपको जानना पड़ेगा कि स्टाइपिंग केवल दिया हुआ है, फॉन्ड दिया हुआ है इसमें डिक्टायोटा में। तो ये था आपका ब्राउन एल्गे का एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब चले आते हैं हम रेड एल्गे में। तो ये पहला वाला है पोरफायरा। इसमें भी देखिए फ्रंट फ्रंट लिख दिया, फ्रंट मैंने लीफ बताया ना, लीफ जैसा देखिए लीफी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रंट जो है लीफी स्ट्रक्चर है, इसमें पोरफायरा में आपको मिल जाएगा। ये रेड एल्गे का लेकिन एग्जाम्पल है। उसके बाद है ये वाला जो है ओलिसिफोनिया, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब देखिए लग रहा है ये ट्री जैसा ब्रांचेस इसके पास आ गए, देखिए ब्रांचेस आ गए हैं, ठीक है ना। और मेन एक्सिस भी है यहाँ पे, ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस भी है। तो जैसे जैसे ये लोग जब क्लास जैसे जैसे डिवाइड किया गया, एडवांस की तरफ जा रही है। एग्जाम्पल से, यही एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की गई, यहाँ पे समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम कितने सारे एग्जाम्पल्स देखें? 2 देखे ग्रीन के, 3 देखे ब्राउन के और 2 देखे रेड के। अब देखते हैं फाइनली ये कंपैरिजन टेबल जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक समराइज फॉर्म है जो जो 3 क्लासेस हम पढ़े एल्गे के। क्या 3 क्लासेस पढ़े? क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गे, फायोफाइसी माने ब्राउन एल्गे एंड रोडोफाइसी माने रेड एल्गे। ये हम लोग सब कुछ पढ़ लिए उसके बाद, लेकिन कंपेयर करके पढ़ने से क्या होता है कि उसके डिफरेंस भी पता चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें क्लोरोफिल क्या मिलता है? क्लोरोफिल आपको ए एंड बी मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या मिलता है? ए एंड सी। और साथ ही साथ फ्यूकोजैंथिन एंड कैरोटीनॉइड्स भी मिलते हैं ना। ये तो हमने पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था ना। अच्छा, तो उसके बाद इसमें क्या मिलता है? तो इसमें देखिए ये नहीं पढ़े थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे जानना पड़ेगा। क्लोरोफिल ए एंड डी, डी यहाँ पे डी भी आता है, क्लोरोफिल ए एंड डी। ए तो सब में कॉमन हो गया, ए ए, और यहाँ पे बी सी डी हो गया। ए के बाद क्या आता है? बी। ए तो सबके पास है, तो बी सी डी आ गया तीनों के पास, तो ऐसे याद करना इजी हो गया। अब ये निमोनिक्स नहीं है, एक लर्न करने का तरीका। और साथ में इसमें क्या लिया है? आर फाइको एरिथ्रिन, रेड कलर का जो फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट है वो भी इसके पास है। इसका फिकोजैंथिन जो है जैंथोफिल है एक्चुअली, तो वो ब्राउन कलर देता है। ये सारी चीज आपको समझना होगा। यहाँ पे जो है स्टार्च के रूप में और शुगर के रूप में स्टोर होता है फूड, कहाँ? क्लोरोफाइसिन में। मैनिटोल और लैमिनेरिन, लैमिनेरिया पढ़े ना वो भी एग्जाम्पल, तो लैमिनेरिन वहीं पे पाया जाता है। ये क्या फूड है? फूड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लैमिनेरिन या मैनिटोल इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी यानी फायोफाइसिन। और यहाँ पे फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में? तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, ठीक है। ये था। यहाँ पे क्या देखे? वॉल जो है सेलुलोज
प्लस क्या था, पेक्टोज, यहाँ पे सेलुलोज प्लस एल्जिन, और यहाँ पे सेलुलोज। तो जो छूटे हुए मैं बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद फ्लैजिलर नंबर्स एंड पोजीशन, तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, मतलब हम जब पढ़ा रहे थे वहां पे नहीं बताया हमने, लेकिन इसमें फ्लैजिलम मतलब ऐसे स्पेशल नहीं है, ये 2 भी हो सकते, 2 से 8 तक हो सकते हैं। इक्वल साइज होते हैं, एपिकल होते हैं, मैंने जैसे कि ये है एक जगह से निकले हुए ऐसे, अब ऐसे ऐसे निकले, साइज सबका बड़ा है, ये 4 वाला है, वैसे 2 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 6 का हो सकता है फ्लैजिला ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये था इन केस ऑफ, यहाँ पे सेल के भीतर न्यूक्लियस दे दीजिएगा, नहीं तो फिर गलत कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है ये आईएफआईसी भी देखते हैं, तो 2 ही होते हैं और ये अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल, और वो फ्लैजिला की बात कर रहे हैं ना। और जो स्पोर्ट्स होते हैं या उसके गैमेट्स होते हैं वो पाइरिफॉर्म होते हैं, यानी कि ईयर शेप्ड होते हैं और लैटरली प्लेस्ड होते हैं, ये कौन, फ्लैजिला। जबकि रोडोफाइसी में हम लोग देखते हैं ये एब्सेंट है फ्लैजिला। अब देखिए ये क्वेश्चन में फिर से दोहरा रहा हूँ, वहां पे लिखा हुआ था क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो मेरा एक प्रश्न ये एनटीए से है कि नॉन मोटाइल हो गया, फ्यूजन कैसे होगा, यहाँ पर लिखा हुआ फ्लैजिला एब्सेंट है, तभी तो नॉन मोटाइल कह रहा हूँ, लेकिन संभव कैसे है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, गैमेट्स के बारे में, मैंने गैमेट्स के फ्लैजिला के बारे में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो हो सकता है, देखिए सही हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन अराइजेस तो फ्यूजन कैसे होता है, दिस इज अप टू यू, ये लेक्चर का हिस्सा नहीं है, ये मेरा पर्सनल जिज्ञासा है एनटीए से, वो इसलिए मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। अब चलते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, कि ये हर तरह के फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, यानी कि मरीन वाटर, ब्रैकिश है गंदा पानी जो समुद्र के पीछे मैंने नाले में आ जाते हैं, उस ब्रैकिश होता है एक्चुअली, जो सूख जाते, ज़्यादा नमकीन हो जाते हैं, समझे ना, तो उसको ब्रैकिश कहते हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेश वाटर बहुत कम आएगा, तो ये देखिए ये ऐसे ना, ये मरीन ज़्यादा होता है, तो ये ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर में पाए जा सकते हैं। ये भी फ्रेश वाटर में, ये नीचे वाले दोनों फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं, ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं मोस्टली। तो ये था इनका एक कंपैरिजन जो कि हम लोग देखे, और ये था एल्गे। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए, जो अभी तक नीट में आया है। ठीक है, देखें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, हम लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। अब शुरू करते हैं पी बाई क्यूज। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच क्लासेस ऑफ एल्गे पोजेस पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन किसके पास में होता है, ये ब्राउन, जो क्या कहते हैं फियोफाइसी, ठीक है, और पिगमेंट फाइको एरिथ्रिन, ये आर एरिथ्रिन भी कहते हैं, रेड एरिथ्रिन, और एक किसमें पाया था, रेड, रेड को क्या कहते हैं, रोडोफाइसी। तो ये रोडोफाइसी यहाँ पे है, तो ये रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ था, फर्स्ट सेकंड सीरियली हो गया, तो ये आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2022 का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 का री एग्जाम का था। इसमें एक क्वेश्चन को क्वेश्चन के रूप में नहीं पढ़ूंगा मैं, इसको मैं आपको इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि ये मैं आंसर लिख दे रहा हूँ काढ़ा, क्योंकि ये डायग्राम आपके बुक में नहीं है, तो आप पहचानोगे कैसे, रिलेट कैसे कर पाओगे, पहले बुक्स में थे, तो अब नहीं है, तो इसको इंफॉर्मेटिव फॉर्म में देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द एल्गा शोन इन द डायग्राम। तो काढ़ा जो है ये तो क्लोरोफाइसी है, तो क्लोरोफाइसी, तो ये वाला पहला नंबर तो राइट हो गया। फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट हो गया। और इसका एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये मोनोसियस है, वोनियम एंड एंथ्रेडियम दोनों इसमें पाए जाते हैं। ये बात, तीन बात इसके सही हो गया। फूड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन या मैनिटॉल, ये नहीं होगा, ये तो ब्राउन एल्गे के लिए होता है। इट शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन, ये भी ब्राउन के लिए होता है। डायशियस मोनोसियस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, किसमें दोनों सेक्स रहेंगे किसमें नहीं रहेंगे, बताने के लिए मैं एक तरीका ढूंढ रहा हूँ। इसमें देखिए, इसे मोनोसियस के लिए मैरिड लिख दीजिए, एम फॉर मैरिड, एम फॉर मोनोसियस, और डाइवोर्स, ठीक है ना, ये डी फॉर डाइवोर्स, डी फॉर डाइवोर्स। तो इसमें मैरिड में क्या होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं घर में, तो हो गया बोथ सेक्सेस यहाँ पे पाए जाएंगे एक घर में। और
डायोसिस में डिवोर्स हो जाते थे, एनी वन सेक्स, दोनों सेक्स में, मेल या फीमेल, मर्द या औरत, हस्बैंड या वाइफ, एनी वन सेक्स एक घर में पाया जाएगा, एक तो चला जाएगा घर छोड़ के, किसका घर है, किसी का घर है उस पे वो रहेगा, बाकी चला जाएगा छोड़कर डिवोर्स करके। तो इस तरह से ये एनी वन सेक्स जब, तो यूगोनियम यानी कि ये फीमेल और एंथेरिडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन दोनों अगर एक प्लांट में है तो मोनोसियस कहलाएगा। यही ट्रिक है जानने का। तो यहाँ पे ट्रिक जानने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं सी टी करता हूँ और आंसर आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2022 का ही है, इनकरेक्टली मैच, याद रखिएगा करेक्टली इनकरेक्टली बहुत गड़बड़ कर देता है। तो देखिए यहाँ पे एक देखेंगे, वॉलबॉक्स स्टार्च ठीक है, एक्टोकार्पस देखिए ब्राउन तो ठीक है, फ्यूको पैंथिन, पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च ठीक है क्योंकि ये रोडोफाइसी है, तो यूलोथ्रिक्स ये क्लोरोफाइसी है, और मैनिटोल तो ब्राउन का हो जाता है। तो ये रॉन्ग होने के चलते ये सही आंसर हुआ। समझ में आ गया, हमको तो रॉन्ग वाला ही खोजना था, ये दोनों तीनों तो सही थे, इनको हमको टिक नहीं करना था, ये ख्याल रखना होगा। इनकरेक्ट वाले में बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 का ही है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, हाइड्रोकोलॉइड कैराजिन, कैराजिन किसमें पाया जाता है, तो वो केवल रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी में पाया जाता है, ये आंसर राइट आंसर है। ये क्वेश्चन उसी का ही समझ लो दूसरा रूप है क्वेश्चन का, ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूछ रहा है कि एल्गे कौन सा है जो कि कैराजिन प्रोड्यूस करता है, तो अभी हमने कहा कौन, रेड रोडोफाइसी, रोडोफाइसी कही या रेड एल्गे कही, एक ही बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे कंटेन्स मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, किसके पास मैनिटोल होता है, याद रखिएगा ब्राउन जितने होंगे एल्गे उनके पास, उन्हीं में किसी के पास में मैनिटोल हो सकता है। तो ग्लाइसिलेरिया तो ब्राउन नहीं है, ये क्या है, रेड है, रोडोफाइसी है, वॉलबॉक्स क्लोरोफाइसी है, यूक्लोथ्रिक्स क्लोरोफाइसी, तो एक्टोकार्पस जो कि सिंपल ब्रांच्ड आपका ब्राउन एल्गे है, कंपेयर किया गया था ना केल्प के साथ में, इसका यही था, एक्टोकार्पस था। अब ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 2020 का है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गे, यूनिसेलुलर एल्गे, तो ये देखिए पहले तो यूनिसेलुलर खोजिए, देखिए और कोई आप यूनिसेलुलर जानते हैं नहीं जानते, तो एक जानते एक नहीं जानते, तो निश्चित रूप से ये भी होगा, श्योरली ये वाला राइट हो जाएगा। तो आप एक के सहारे दूसरे को हम टिक आउट कर लेते हैं कि यही होगा, स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला, ये आंसर होगा आपका यूनिसेलुलर एल्गे का। ये 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो जस्ट पढ़े हम लोग थोड़ा सा, क्या फ्लोरिडियन स्टार्च इज हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू व्हाट, तो वो तो हम जानते हैं अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन 2020 का ही था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन ईयर 2020 का है, तो मेजर पिगमेंट ऑफ रेड एल्गे है, और इसको हम आर फाइकोएरिथ्रिन भी कहते हैं, रेड फाइकोएरिथ्रिन। ये भी बहुत ही इजी आंसर है, देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गे, तो आपको तो एग्जाम्पल शुरू किया मैंने कॉलोनियल डॉटर और पेरेंट कॉलोनी के बारे में, वो था किसका, वॉलबॉक्स का, तो ये आंसर सही हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 का PYQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग बताना है, नॉट राइट, फिर से ख्याल सतर्क रहना, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया सही है, लैमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड, ये भी सही है, यूजेस ऑफ एल्गे इन फॉर ह्यूमंस में हमने डिस्कस किए थे ये सब, एल्गे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, सही है, तो सही हो गया, तो लास्ट वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, और यही चॉइस होगा हमारा। क्या लिखा हुआ है पढ़ते इसको, एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गे एंड कैराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गे, एकदम उल्टा लिखा है, एल्जिन जो है ये ब्राउन एल्गे से आता है और कैराजिन जो है रेड एल्गे से आता है, ये याद, एल्जिन तो एक कवरिंग है ब्राउन एल्गे का, सेल वॉल का ऊपर का कवरिंग है, तो हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं एल्जिन, तो इसलिए से वो दिमाग में रखना चाहिए। और कैराजिन हमेशा याद रखिएगा वो रेड एल्गे से ही कनेक्टेड रहता है, क्वेश्चन भी आए दो बार आए।
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 2015 का, पहले कुछ क्वेश्चंस थे थोड़े से इंफॉर्मेशन भी बुक्स में अलग होते थे, उस बेसिस पर ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन समझ लीजिए। मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन व्हाट, एक्टिव कार्पस में होता है, ये आपको इंफॉर्मेटिव फॉर्म में लर्न करना। मैं बार बार कहता हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लीजिएगा ताकि कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में नहीं है जिसका आंसर वो भी आप सॉल्व कर पाए, क्योंकि रिपीट तो कर सकते हैं क्वेश्चंस आपके, एनटीए कभी भी कर सकता है, दैट लिबर्टी एनटीए ऑलवेज हैज। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये भी 2013 का है। इसमें आप देखोगे कि फिर इंफॉर्मेटिव आ जाता है, आइसोगाइमस में सेम साइज गैमेट्स नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशंस में देख रहे हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होंगे, ठीक है, आइसोगाइमस कंडीशन एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, ये आपको मिलेगा स्पाइरोगाइरा में, ठीक है, कहाँ मिलेगा, स्पाइरोगाइरा में। ये जस्ट मैं कहा ना कि कुछ कुछ लर्न कर लेंगे, 2013 का है ना, बहुत पुराना है, देखिए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गया ना, 11 ईयर्स हो गया, तो उसमें तो थोड़े से इंफॉर्मेशन थोड़े अलग होंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्लाइड, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर रॉन्ग की बात आ गई, तो रॉन्ग में हमको क्या करना है, देखते जाना है कि कौन सा रॉन्ग है, अगर सीरियली हम देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है क्लाइडोमोनास exhibits both isogamous and anisogamous gamete and fucus shows oogamy। अब ये तो इंफॉर्मेशन मुझे पता नहीं, क्या करें, इसको हम पेंडिंग में हम लोग रखते हैं, ठीक है, इसको पेंडिंग में रखते हैं। उसके बाद आइसोगैमेट्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर लग रहा है, एनाइसो डिफर इधर इन स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर भी राइट लग रहा है। ये देखें, इन oogamous रिप्रोडक्शन फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, एकदम सही नहीं है, ये गलत है, मेल गैमेट जो होगा इज स्मॉलर एंड मोटाइल होगा, वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, यहाँ पे फीमेल होगा। तो एकदम कंफर्म मुझे जब आंसर मिल गया कि ये रॉन्ग है, तो इसके बारे में मुझे क्यों सोचना। मैं बार बार कहता हूँ कि नीट के क्वेश्चंस इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, बेस्ट पॉसिबल राइट क्या, मैंने राइट में भी आपको लग रहा है ये भी राइट है, ये भी राइट है, मुझे पता नहीं ये राइट है कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ राइट है, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए आप एज्यूम करो शायद ये 50-50 चांस है कि ये राइट भी हो सकता है एंड 50, तो आप इसमें राइट, कोई बच्चे सुन नहीं शायद राइट है, मैंने कहना रॉन्ग है यहाँ, तो रॉन्ग है तो फिर इसको ले सकते थे, लेकिन ये तो आप कंफर्म जानते ही रॉन्ग है, तो कंफर्म को क्यों नहीं आप चूज करोगे, क्यों जाओगे उसमें अपना सिर खपाने, जब आपको चॉइस मिल चुकी है, मल्टी आंसर्स है तो है नहीं इसमें, ये तो एडवांस क्वेश्चन नहीं कि टू मोर देन वन आंसर चॉइस में आप करेक्ट आएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप मिल जाए जो बेस्ट आंसर आपको पॉसिबल लगे, जब बेस्ट आंसर मिल जाता है उसके बाद किसी में आंसर पर मत देखिए आप, यही है नियम इसका इसका नीट का एग्जाम का। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये चीज़ मत भूलिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर मुझे खुश करने के लिए नहीं, अगर आपको लगता है कि हमारी एफर्ट्स, सब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, केवल बायो की नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो नीट की प्रिपरेशन की तैयारी हम करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, अगर वो सिंसियरली इफेक्टिव है तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आपको फायदा होता रहे। थैंक यू, और ये एक बात याद रखिएगा कि डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहिए और कामयाबी की ओर बढ़ते रहिए।